हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के पहले सेट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारा चीज़ ग्रहण किया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख चुके हैं, लेकिन बायोलॉजी थोड़ा पीछे था और बायोलॉजी का वीडियो भी आपके पास बहुत कम अवेलेबल था। तो आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बायोलॉजी के पहले सेट से, जहाँ पे हम लोग ईच सेट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चारों ऑप्शन के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं और पूछने का तरीका क्या होता है। तो आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज की सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन पाया जाता है। और ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व या पृथ्वी तल पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व आपका, तो आप किसका नाम लेंगे सर? ऑक्सीजन का नाम लेंगे। ध्यान में रखेंगे कि आपके शरीर में, या आप सिंपल कह सकते हो कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है, O2 की परसेंटेज होती है, कितनी होती है सर? तो 65% होती है। कितनी होती है सर? 65%। और पृथ्वी तल पर जो ऑक्सीजन है वो कितना है सर? पृथ्वी तल पर ऑक्सीजन तो 46.71%। ध्यान में रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी तल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तब आप क्या कहिएगा? ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तब आप क्या कहिएगा सर? ऑक्सीजन कहिएगा। मानव शरीर में कितना परसेंट पाया जाएगा? 65%। और पृथ्वी पर 46.71%। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर क्या इस ऑप्शन में जो कार्बन है, तो कार्बन हमारे बॉडी में नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना परसेंट होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि आपके बॉडी में कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 18%। कितनी होती है सर? 18%। आप कहेंगे सर आयरन भी है। जी हाँ सर, आपके बॉडी में आयरन भी पाया जाता है, और आपके बॉडी में जो आयरन का परसेंटेज होता है वो होता है 0.004%। कितना होता है सर? 0.004%। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर नाइट्रोजन भी होता होगा। जी सर, नाइट्रोजन का परसेंटेज आपके बॉडी में कितना होता है? 3% होता है। कितना होता है सर? 3%। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, तो आप क्या कहेंगे सर? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा सवाल और पिछले क्वेश्चन के कंसेप्ट पे आधारित है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप फिर से क्या कहेंगे सर? ऑक्सीजन कहेंगे। मतलब आपकी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सर? सही आंसर होगा। तो जो कंसेप्ट आपको मैंने पीछे में दिया पहले क्वेश्चन के लिए, वही कंसेप्ट यहाँ भी लागू होगा। सेम है आपका। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 3% होगा। कार्बन कितना परसेंट सर? 18%। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी था। बस यहाँ पे जैव तंत्र का फर्क था और वहाँ पे आपको मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पूछा गया था। तो दोनों के क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंसेस था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? पहला है आपका प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है वसा, चौथा है आपका दूध। मेरे मित्र, आप सभी जानते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? तो सर जो बचपना उम्र होता है वो होता है आपके बॉडी के ग्रो और डेवलपमेंट का। आप क्या होते हैं? धीरे धीरे बड़ा होते हो। तो आपकी मांसपेशी को या आपके शरीर के संपूर्ण विकास के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये आपका ऐसा माना जाता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 ईयर्स तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। और ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन क्या करता है? तो आपके बॉडी के मसल्स को डेवलप करता है, विकसित करता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? प्रोटीन। क्या हो जाएगा सर? प्रोटीन। अब आप कहेंगे कि सर प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बनता है? तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड या आप कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल से मिलके बनता है। और आपको मैं बता दूं
कि आपके बॉडी को कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए, तो आप कहेंगे सर 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। किसके लिए सर? प्रोटीन बनाने के लिए। अच्छा, अब फिर है आपके इसी ऑप्शन में विटामिन। विटामिन का भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हालांकि ये आपको ज़्यादा मात्रा में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, विटामिन की ज़रूरत बॉडी को ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, लेकिन जो इसका प्रॉपर अमाउंट है वो चीज़ आपके बॉडी में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर इसके कमी से क्या होगा सर? रोग हो जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन जो है वो जब आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है आपको कि वो विटामिन देता है और बोलता है कि आप खा लेना, तो आप कहते हो कि सर विटामिन को फाँक जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने किया था। किसने किया था सर? फंक ने। और यहाँ से आपके एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वसा में घुलनशील, एक कौन सा होता है आपका? वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है आपका जल में घुलनशील। विटामिन कितने प्रकार के सर? एक तो वो जो वसा में घुल जाएगा, और दूसरा कौन सा होगा सर? जल में घुल जाएगा। तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। ध्यान में रखेंगे कि ए, डी, ई और के ये क्या है आपका? वसा में घुलने वाला विटामिन है, जबकि जल में घुलने वाला विटामिन कौन है आपका? बी एवं सी जो है वो क्या है सर? जल में घुलने वाला विटामिन है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी को लगभग कितने प्रकार की विटामिन की जरूरत होती है? तो लगभग में 13 प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है। कितने प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है सर? तो 13 प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका वसा। तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से ट्राइग्लिसराइड है, तो आप क्या कहेंगे? वसा जो है आपका वो क्या है सर? ट्राइग्लिसराइड है। क्यों? क्योंकि वसा के एक अणु का जो निर्माण होता है वो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के मिलने से होता है। तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या होता है सर? 3 अणु होते हैं। तो इसीलिए हम लोग फैट को क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में ट्राइग्लिसराइड कौन है? तो आप क्या कहेंगे? वसा जो है ट्राइग्लिसराइड है। प्रोटीन किससे बनता है? तो सर अमीनो अम्ल से मिलके बनता है। तो प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो अम्ल की जरूरत होती है? तो आप कहेंगे सर 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। वसा में घुलनशील कौन होगा? तो एडेक, मतलब ए, डी, ई और के आपका वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील विटामिन कौन होगा आपका? तो बी एवं सी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल के मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को डैश कहते हैं। जब भोजन आपका आपके मुख से अंदर जाता है, निगलते हो आप उसको, अपने स्टमक में लाते हो, पेट में लाते हो, तो आपका जो ये ओसोफेगस है जिसको आप फूड पाइप बोलते हो या ग्रास नली बोलते हो, इसके दीवार में क्या होता है सर? संकुचन होता है। तो ये जो संकुचन होता है ना, तो उसके चलते आपका भोजन क्या होता है? अंदर जा पाता है। तो इस संकुचन को हम लोग संकुचन नहीं बोलते हैं बायोलॉजिकल भाषा में, इसको हम लोग बोलते हैं क्रामाकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्रामाकुंचन। और इस क्रामाकुंचन का आपका इंग्लिश क्या होता है सर? तो पेरिस्टेलेसिस। पेरिस्टेलेसिस। अब कहिएगा कि सर ये पेरिस्टेलेसिस क्या है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके ग्रास नली के जो मांसपेशी हैं उसमें संकुचन के चलते भोजन क्या होता है? अंदर नीचे जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि इस प्रक्रिया को क्रामाकुंचन कहते हैं, पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। और इसके थ्रू क्या हो रहा है? आपका भोजन मुख से कहाँ जा रहा है? पेट में जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि भोजन की नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल के मांसपेशियों के स्तर का जो लयबद्ध संकुचन होता है उसको क्या कहते हैं? तो क्रामाकुंचन कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इंग्लिश में पूछे तो आप कहेंगे पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में बार बार मिलता होगा। पहला तो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है सरलीकरण, तो कोई बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सरल मटेरियल में लाएंगे, उसी को हम लोग सरलीकरण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ ऑप्शन सी में बिंदु स्त्राव, ये क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे मित्रों, बिंदु स्त्राव को हम लोग क्या कहते हैं? गुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटेशन कहते हैं। और ये है क्या? तो प्लांट में जो ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है सर? वाष्पोत्सर्जन होता है। किसमें? पौधा में। तो ये वाष्पोत्सर्जन का एक प्रकार है बिंदु स्त्राव, गुटेशन, जो क्या होती है सर? कि प्लांट में रात के समय में होती है। कब होती है सर? रात के समय में होती है। और गुटेशन में क्या होता है कि प्लांट के जो पत्ती होते हैं, प्लांट के जो पत्ती होते हैं,
तो उसके किनारे से वाटर जो है वो बूंद बूंद के रूप में क्या होती है सर, निकलते रहती है। तो गुटेशन आपका वाष्पोत्सर्जन का एक प्रकार है जो रात में होता है पौधों में, और इसमें क्या होता है, तो पौधे के पत्तियों के किनारे से जल बूंद के रूप में क्या होती है, उसके शरीर से बाहर आती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि गुटेशन क्या है, वाष्पोत्सर्जन का एक प्रकार है, और ये कब होती है, तो रात के समय में होती है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहा है आपसे, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, आप सभी कहेंगे अरक्तता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अरक्तता। क्या सर, अरक्तता। और ये किसकी कमी से होता है सर, तो विटामिन B6 की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से। मित्रों कभी कभी आपसे विटामिन B6 का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो क्या कहेंगे सर कि विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, पायरिडॉक्सिन। क्या है सर, पायरिडॉक्सिन। अब आप कहेंगे कि सर और भी ऑप्शन में विटामिन है, जैसे कि आपका विटामिन नहीं है, और भी अलग अलग तरह के रोग हैं, जैसे कि आपका है रिकेट्स। तो आप कहेंगे सर ये विटामिन डी के कमी के चलते होता है। कौन सी विटामिन के चलते सर, विटामिन डी के चलते। विटामिन डी के कमी के चलते रिकेट्स बीमारी होता है, जिसको हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्सीफिरॉल होता है। क्या होता है सर, कैल्सीफिरॉल। अच्छा आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में एस्कर्बी भी है। ऑप्शन में क्या है सर, एस्कर्बी भी है। तो आप सबों को पता है कि विटामिन सी के कमी से होता है। किसके कमी से सर, विटामिन सी के कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम हम लोग क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखिएगा कि इन सब से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा लटपटा के रहता है, इंग्लिश थोड़ा फ्रेश रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। किसको, विटामिन सी को। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो सर एस्कर्बी रोग होता है। नेक्स्ट है आपका बेरी। तो मित्र याद रखेंगे कि बेरी जो है आपका वो विटामिन B1 के कमी से होता है। किसके कमी से होता है, B1 के कमी से। और जब आपसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे सर थायमीन होता है। क्या होता है सर, थायमीन होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो अरक्तता, एनीमिया। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत बार आप लोग इसको बनाए होंगे। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी उत्तक डैश कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको दो क्वेश्चन बार बार पूछता है। पहला, अस्थि मांसपेशी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, या आप कह सकते हैं मसल्स को जोड़ने वाला, बोन और मसल्स को जोड़ने वाला। ध्यान में रखेंगे कि जब भी बोन और मसल्स पूछे आपको तो आप क्या कहेंगे सर, टेंडम कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंडम। और इसका हिंदी क्या होता है सर, कंडरा होता है। क्या होता है, कंडरा। और जब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला मतलब क्या, कि बोन और बोन एक साथ जुड़ रहा हो, बोन और बोन एक साथ जुड़ रहा हो, तो इस दोनों के बीच को जोड़ने, इस दोनों को जोड़ने वाला कौन होता है सर, तो आप कहेंगे सर लिगामेंट। क्या कहेंगे सर, लिगामेंट कहेंगे, जिसका हिंदी क्या होता है, स्नायु होता है। क्या होता है सर, स्नायु होता है। तो ये दो चीज़ में कंफ्यूजन रहता है। बोन और मसल्स पूछे तो टेंडम कहेंगे, बोन पूछे तो लिगामेंट कहेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है, तो आप कहिए सर टेंडम, कंडरा कहलाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए, एड्रिनल ग्रंथि। आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि। ये क्या करती है सर, तो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि थायराइड ग्रंथि क्या करती है, तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स को रिलीज करती है। अच्छा, हम लोग सिर्फ पढ़ रहते हैं कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है, लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन का आपके लाइफ में यूज़ क्या है, तो ध्यान में रखिएगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कोशिकीय श्वसन जो होता है उसमें
तेजी लाता है, या आप कह सकते हैं कि कोशिकीय श्वसन को सुचारू रूप से चलाता है, या कोशिकीय श्वसन में वृद्धि लाता है, ये भी आप कह सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है तो इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सेक्रेट्स होते हैं उन सब का नियंत्रण कौन करता है सर? तो पीयूष ग्लैंड्स करता है। और ध्यान में रखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट है आपका तेल या सेबेसियस ग्रंथि। मेरे मित्र, ये ग्रंथि आपके त्वचा में पाया जाता है। अच्छा, त्वचा की एक और ग्रंथि से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से पसीना निकलता है? तो आप कहेंगे श्वेत ग्रंथि। कहाँ रहता है सर? त्वचा में रहता है। और सेबेसियस ग्रंथि भी कहाँ पे रहता है सर? तो त्वचा में रहता है। ये आपके बाल के नीचे पाया जाता है। और जनरली इसका काम क्या होता है कि ये वसामय पदार्थ या फिर तेलीय जैसा पदार्थ को रिलीज करता है, जिससे कि आपका स्किन जो होता है वो सॉफ्ट रहता है और वाटर प्रूफ होता है। स्किन पे जब आप पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, आपका बूंद बूंद टाइप बच जाता है। तो आपको लगता है कि इस पे पहले से ही तेल है, नहीं, वो आपके जो स्किन में सेबेसियस ग्लैंड उपस्थित हैं वो तेल या वसा जैसे पदार्थ का सेक्रेशन करते रहते हैं, जिसके चलते आपका स्किन क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और वाटर प्रूफ हो जाता है, जल रोधक हो जाता है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन पूछा है कि न्यूरॉन क्या होता है? तो सिंपल, तंत्रिका तंत्र की क्या है सर? आधारभूत इकाई है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र की होती है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे पूछा है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? अभी जो हम लोग बायोलॉजी में 5 किंगडम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? आप कहिएगा सर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। इन सब के बारे में जो पढ़ रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 किंगडम बोलते हैं, 5 जगत बोलते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन थे सर? तो विटेकर्थ। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में हैकेल भी है। तो ध्यान में रखिएगा कि हैकेल जो थे वो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इकोलॉजी को पूरी तरह से व्यवस्थित करके परिभाषित किया था, पारिस्थितिक विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि पारिस्थितिक विज्ञान शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया, या पारिस्थितिकी शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया, तो आप कहेंगे रीटर। और कहेंगे कि पारिस्थितिक विज्ञान को पूरी तरह से डेवलप और परिभाषित किसने किया, तो आप क्या कहेंगे सर? हैकेल। शब्द का प्रयोग रीटर ने किया और उसको पूरी तरह से डिफाइन किसने किया? हैकेल ने किया। आपका अगला है ऑप्शन सी, लिनियस। आप सबों को मालूम है कि कैरोलस लिनियस को हम लोग क्या कहते हैं कि द्विजगत जो आपका वर्गीकरण प्रणाली था उसके जनक बोलते हैं इसको, या हम लोग कहते हैं कि कैरोलस लिनियस जो हैं वो बायोलॉजी में वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं, टैक्सोनॉमी के पिता कहे जाते हैं। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है सर? बायोलॉजी के वर्गीकी, टैक्सोनॉमी का जनक बोला जाता है। और मेरे मित्र आपसे पूछा गया है, अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपलैंड। तो ध्यान रखेंगे कॉपलैंड के बारे में कि कॉपलैंड ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक कोशिकीय जीव को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, एक कोशिकीय जीव को किस में डिवाइड करा सर? मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिवाइड करा था। किसमें? मोनेरा और प्रोटिस्टा में। तो आपको कहीं भी अगर कॉपलैंड का नाम मिले तो आप समझ जाइएगा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव को डिवाइड करने वाला ये साइंटिस्ट था। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता, तो आपसे जब वर्गीकी के पिता पूछा जाए तो कैरोलस लिनियस कहिएगा। और 5 जगत के वर्गीकरण किसने किया था? तो विटेकर ने किया था। कौन कौन सा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया। हैकेल के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो कहेंगे कि हैकेल ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिकी को, इकोलॉजी को डिफाइन करा था। और पारिस्थितिकी के लिए शब्द का सबसे पहला चयन किसने किया था? तो रीटर ने किया था। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब किसी भी जीव का जो इन्वायरमेंट के साथ संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान।
दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे एक सबसे अहम बात कि हम लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। पहला चीज़ क्या कि इकोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी, और जब यहाँ पे इकोसिस्टम लगा हुआ रहे, इकोसिस्टम लगा हुआ रहे, तब इसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। ध्यान में रखिएगा, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? रिटर ने किया था। इसको पूरी तरह से परिभाषित किसने किया था? हैकल ने किया था। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि इकोसिस्टम को सर्वप्रथम किसने पारिस्थितिक तंत्र का नाम दिया था, तो आप क्या कहेंगे? टांसले। किसने नाम दिया था सर? टांसले ने नाम दिया था। तो इस दोनों के डिफरेंसेस को आप ध्यान में रखेंगे ताकि अगर कहीं पे ये मिले तो आप उस पर कंफ्यूज ना करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे, और अब इससे संबंधित कहीं भी आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्लीट साइंस का कोर्स धुरीना ऐप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस आपके कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन का एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ उससे संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा ताकि आपका जो साइंस पे पकड़ है वो पूरी तरह से मजबूत हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।